वेलकम बैक टू जैन सेशन। दोस्तों, इसके पहले हमने एक पार्ट इसका कर लिया है। आज हम भारत के पर्वतों से संबंधित सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सीरीज देखा था वो आपकी ग्रेड बी तक के लिए सुटेबल था। तो दोस्तों, आज का जो सीरीज है ये पीसीएस, आईएएस इन सभी एग्जामों में हेल्प करने वाला सेशन है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम कुछ भारत के महत्वपूर्ण पर्वतों से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है 34 नंबर का, इसको पढ़िए। इसमें है कि बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि किसके बाद। ठीक है, और ये देखिए एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है, तो जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ से हिमालय जो है दक्षिण की ओर एक टर्निंग पॉइंट लेती है, एक तीखा मोड़ बनाते हुए मुड़ती है। तो बताइए दोस्तों, इसमें देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिहांग महाखड्ड से। ठीक है, दिहांग महाखड्ड का निर्माण कौन सी नदी करती है अगर प्रश्न पूछा जाए तो दिहांग नदी। और दिहांग किसको बोलते हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन पृथक करता है किसको किसको? तो देखिए मैंने ये समझाया था आप लोगों को, और ये प्रश्न उत्तराखंड आरओ 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन देख के बताइए, जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य पाया जाता है? तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने कोशिश कर लिया होगा। इसमें राइट आंसर है ग्रेट हिमालय और उसके बाद जो लघु हिमालय, यानी कि आप कह सकते हैं महान हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम में प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, तो क्रम देख के बताइए। देखिए ये पीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है। ठीक है, इसके पहले देखिए 2011 अगर हम बात करें 2014 से पहले तक का एग्जाम जितना भी था दोस्तों, वो मौखिक रूप से भी पीसीएस में होता था। ठीक है, अभी लिखित होता है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, तो सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर हम बात करें कहाँ से, पूर्व से पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो सबसे पूर्व में देखिए इसमें जो है दोस्तों, अगर आप देखें तो नमचा बरवा है। ठीक है, अगर इसको आप यहाँ भारत के मैप के थ्रू भी समझना चाहें, ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले नमचा बरवा ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और डी में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, कहाँ पे? सबसे पूर्व में। उसके बाद देखेंगे क्या है, कंचनजंगा। हाँ, यहाँ पे भी कंचनजंगा है, यहाँ पे भी कंचनजंगा है, बिल्कुल राइट। क्योंकि जब आप अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ते हैं सिक्किम में, तो सिक्किम में आपको मिलता है कंचनजंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नंदा देवी दे दिया है, लास्ट में माउंट एवरेस्ट दिया है, तो इसको आप कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि तब आता है आपका माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? नेपाल में, जस्ट सिक्किम के बाद। ठीक है, कंचनजंगा के बाद, और उसके बाद उत्तराखंड में आपको मिलता है नंदा देवी। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अटेंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सबसे पहले वीडियो रोकें, ठीक है, और आंसर खुद कमेंट सेक्शन में डाल दें। उसके बाद आंसर का क्या करें, विश्लेषण सुनें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो दोस्तों इस टाइप के क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके फैमिली के पार्ट में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न देखिए। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो बताइए, पढ़ा रखा है आप लोगों को। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी दोस्तों इसमें कौन सी है? शिवालिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को काफ़ी डेप्थ में पढ़ा रखा है, और क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी इजीली बन जा रहे होंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक मिनट, जस्ट वेट, क्विट होके चला गया था क्या? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न घुमाया गया है सिर्फ। ठीक है, कि एग्जामिनर यहाँ पे बीपीएससी प्री 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जामिनर ने सिर्फ शब्दों के साथ खेला है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था हिमालय का सबसे बाहरी, ठीक है, तो यहाँ पे पर्वत पदीय प्रदेश वही बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर वही होगा, क्या होगा? शिवालिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, तो बताइए कितनी है?
आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। देखिए उत्तराखंड पीसीएस प्री 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों अगर हम बात करें शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई की, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, कितनी है? 850 से लेके 1200 मीटर के मध्य। तो याद रखेंगे आप, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप जवाब दे पाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिए, बीपीएससी प्री 1997 का प्रश्न है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो कल वाले सीरीज में भी शायद ये क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग टेस्ट बड़ा ध्यान से देते होंगे और इसका जवाब भी आप देंगे। ठीक है, तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेनोजोइक पीरियड में। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को पढ़ाया था, तो उम्मीद है कि आपने सही जवाब दिया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखिए, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसकी हिस्सा में आती हैं? तो दोस्तों ये एमपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। पीसीएस अगर बात करें एमपी का, ठीक है, जो मध्य प्रदेश का पीसीएस है, वहाँ पे प्रश्न बड़ा सरल पूछे जाते हैं प्री में। ठीक है, तो देखिए कितना सरल प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू तो मेरे स्टूडेंट तुरंत कर देंगे, यूं यूं करके 2-3 मिनट में। 2-3 मिनट कुछ ज़्यादा हो गया, 2-3 सेकेंड में। ठीक है, तो इसमें देखिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमालय का ही तो हिस्सा है। मैंने पश्चिमी घाट तो पढ़ाया नहीं, अरावली के बारे में शिवालिक को जोड़ा नहीं, सतपुड़ा से जोड़ा नहीं, तो हिमालय का ही क्या है, जो बाहरी फुट हिल्स वाला रीजन है हिमालय का, अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो है आपका शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक का संबंध हिमालय से ही होगा, आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किसके नाम से जाना जाता है? ये मैंने क्वेश्चन तीसरी बार पूछा है। अगर इस बार आपसे गलती होता है तो आप चुल्लू भर पानी दीजिएगा, नाक के माध्यम से पी जाइएगा, मरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ही एक माध्यम नहीं है जीने का। ठीक है, यह एक मतलब अच्छा माध्यम है आपको अच्छा व्यक्ति बनाने का। ठीक है, तो मरना वरना दिमाग में कभी मत लाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पढ़ा रखा है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, अब यहाँ पे अन्य हिमालय भी दे रखा है। ठीक है, तो उनके बारे में भी जान लीजिए। जैसे पंजाब हिमालय की बात आए दोस्तों, तो पंजाब हिमालय कहाँ पे स्थित है? तो आपसे प्रश्न पूछे तो ये है सिंधु। ठीक है, सिंधु और सतलज के मध्य। ठीक है, सिंधु और सतलज के मध्य है आपका पंजाब हिमालय। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के मध्य है दोस्तों, तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के मध्य है। ठीक है, काली एक नदी है, तीस्ता भी एक नदी है, इसके बीच में जो हिमालय है उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहीं पे लगे हाथ असम हिमालय की भी बात कर ले तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा दो नदियों के मध्य है आपका असम हिमालय। ठीक है, तो ये भी आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य की हिस्सा नहीं है? तो जवाब देने का प्रयत्न कीजिए। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य की हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि 2 यूटी में इनका विस्तार है। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी प्लस 11 प्रदेश है। ठीक है, यानी कि 11 स्टेट, और उन 11 स्टेट में आपका उत्तराखंड आता है, बिल्कुल आता है, सिक्किम भी आता है, हिमाचल प्रदेश भी आता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कहीं पे भी मैंने उत्तर प्रदेश नहीं बताया था, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब 2 यूटी कौन कौन है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, और लद्दाख, 2 यूटी हो गए। और 11 प्रदेश कौन से हैं एक बारी क्विकली आप मेरे साथ सुन लीजिए। 3 तो आपको यहीं पे दिख रहा है। ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ये 3 तो आपने देख लिया। अब इसी में क्या कीजिए, आप वेस्ट बंगाल जोड़ लीजिए। ठीक है, वेस्ट बंगाल जोड़ लिया। अब देखिए 4 हो गए। अब दोस्तों जो 7 सिस्टर आपने स्टेट सुना होगा, तो 7 सिस्टर सभी जितने प्रदेश हैं 7 सिस्टर में, उन सभी में हिमालय का विस्तार है। ठीक है, तो आप इतना याद रखते हैं तो काफ़ी अच्छा नॉलेज लेके आप एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए, ये आईएएस प्री 2010 का प्रश्न है दोस्तों, तो इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने काफ़ी आज ही इसके ऊपर डिस्कस किया था। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती, ठीक है, तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यूपीएससी वाले पूछते हैं, नहीं? तो अब देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो क्या होता। आप इन तीनों स्टेटमेंट पे फोकस कीजिए और उसके बाद इन ऑप्शन के थ्रू जवाब देने का कोशिश कीजिए। ठीक है,
तो देखिए अगर हम बात करें हिमालय नहीं होता तो देश के अधिकांश भागों में साइबेरिया से आने वाली जो शीत लहरें हैं उसका अनुभव होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि एक स्टेटमेंट तो मिल गया हमको, ठीक है। उसके बाद शीत गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जड़ोल मृदा से वंचित होता, ठीक है। जो सिंध गंगा मैदान है, जो सिंध का क्षेत्र है और जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, वो इतना जलोढ़ मृदा से भरपूर नहीं होता। क्यों बताइए क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ मानसून को दिक्कत होता, ठीक है। मानसून क्या होता, उस पार चला जाता पर्वत के, और वर्षा सही से प्राप्त नहीं होता, और नदियों को उतना जल नहीं मिलता, और नदियों को जल नहीं मिलता तो वो कटान नहीं करती उतना, और जलोढ़ मृदा नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक तरह से सही स्टेटमेंट है, दूसरा भी, ठीक है। उसके बाद देखिए मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। जो है उसका जो आज नेचर है वो कल नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो इन सभी स्टेटमेंट की बात करें तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती हैं, और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके ना एकदम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बारी ना, तो क्वेश्चन किसी भी स्तर का हो तो बड़ा आसान हो जाता है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 45, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो क्या होता। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से क्या होता। तो देखिए यूपीएससी सीडीएस 2014 का ये भी प्रश्न है, और इसके पहले भी हमने इसी से रिलेटेड प्रश्न देखा है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें, आप एक बारी पढ़ के जवाब दीजिएगा, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट इन सभी स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होता, रिपीट हो रहा है, ओके। चलिए आ गया आपका आईएएस रिलेटेड क्वेश्चन, आईएएस प्री 2012 का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको कुछ देखने को मिलेगा, गहरे खड्डे देखने को मिलेंगे, यू घुमा वाले नदी मार्ग देखने को मिलेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल की प्रवणता देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये नहीं है कि क्या आपको देखने को मिलेगा, इतना सब कुछ तो अंडरस्टूड है कि ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें से आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं, ठीक है। एकदम तरुण का अर्थ है नवीन, ठीक है। तो हिमालय के नवीन होने के लिए, ठीक है, और वलित होने के लिए कौन से साक्ष्य इसमें से बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो देखिए दोस्तों अगर नवीन वलित पर्वत होता है तो उसमें गहरे खड्ड बनते हैं मोड़ से, ठीक है, उसमें घुमाव बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे घुमाव वाले नदी मार्ग भी देखने को मिलेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियां भी निर्मित होती हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो ये भी सही है। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल की प्रवणता भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल नया नया है तो कटान तो कम हुआ होगा, तो तीव्र ढाल होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है। और चारों स्टेटमेंट किस परिप्रेक्ष्य में करेक्ट है कि यहाँ पे जो जानकारी दी गई है उसके आधार पे कि हिमालय नवीन है, ठीक है, नवीन वलित पर्वत है, उसके लिए जो एकदम बिल्कुल करेक्ट वाले एविडेंस है वो क्या है, तो चारों करेक्ट एविडेंस है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47, अरकान एवं पेगुयोमा प्रसार हिमालय का कहाँ पे, मतलब ये कहाँ पे स्थित है, हिमालय में इनकी स्थिति कहाँ पे है, ठीक है। तो बताइए, मैंने पढ़ाया है, आज ही डिस्कस किया था इस पे। तो दोस्तों बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, कश्मीर। तो देखिए ये इसका क्वेश्चन देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया है, उसके हिसाब से इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो इसमें अरकान एवं पेगुयोमा जो है दोस्तों ये म्यांमार में देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आज ही बताया था भारत और म्यांमार की बाउंड्री पे म्यांमार वाले क्षेत्र में जो है वो हिमालय का ही श्रेणी है, उसको अरकान योमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे अरकान एवं पेगु योमा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आप नए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने में, ना तो ही इस वीडियो को लाइक करने में, ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है और इसके ऊपर इफर्ट होता है, ठीक है। तो इतना तो आप याद रखिएगा। बाकी जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि उन्हें पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना के सबको ऐड करके ना टाइम टू टाइम पीडीएफ भी देता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माउंट गार्डविन ऑस्टिन कहाँ पे स्थित है, तो देखिए ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में, फिर उसके बाद एक एग्जाम और होता है ऑप्शनल ज्योग्राफी, ठीक है, वहाँ के छत्तीसगढ़ में, उन दोनों एग्जामों में पूछा हुआ है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए महान हिमालय में, लद्दाख में, कराकोरम में, जास्कर में। तो मैंने आज ही अपने स्टूडेंटों को पढ़ाया, इसका जो विस्तार है दोस्तों कराकोरम में है, ठीक है। तो माउंट गार्डविन ऑस्टिन कहाँ पे है? कराकोरम के विस्तार में, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 पे। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे जब भारत आ गया तो भारत के सबसे उत्तर में हम देखेंगे कौन सा पर्वत है, ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी है, सबसे पहले उसी के ऊपर ध्यान जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए है जास्कर, तो जास्कर एकदम उत्तर में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कैलाश, कैलाश तो इधर है आपका, अगर उत्तर पूर्व में देखें तो ये देखने को मिलता है। कराकोरम हो सकता है, लद्दाख नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कराकोरम, ठीक है। तो कराकोरम क्या करता है? भारत और तुर्किस्तान के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। जल विभाजक का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ से मानसून को पूरा उसके बाद बाहर जाने ही नहीं देता कराकोरम, ठीक है, और जिसकी वजह से तुर्किस्तान में मानसून नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे बारिश कम होती है तुलनात्मक, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जल विभाजक, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से बताना है, तो ध्यान से पढ़ के बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, नंगा पर्वत, क्योंकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि नंगा पर्वत विश्व का दूसरे दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है, ऊंचाई में, ठीक है। अब भारत में पहला है, भारत का पहला है, विश्व का दूसरा है, ठीक है। अगर भारत का दूसरा पूछेंगे तो कंचनजंगा हो जाएगा, और पहला कौन है? नंगा पर्वत, ठीक है। इतना बात आप याद करके चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर का। नंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछा गया है, कहाँ पे? यूपीपीसीएस, ठीक है, असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एग्जाम में, ठीक है। तो बताइए नंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इतना याद रखते हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं छोड़ता है। प्रश्न नंबर 52 देखिए ध्यान से, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत है, तो बताइए कौन सा है? अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम भारत में निम्नलिखित में से, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम देखिए तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? हिंदू कुश, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम भारत में आपको क्या देखने को मिलेगा? हिंदू कुश। अगर उसके अलावा अगर भारत की बात हो रही है तो आप अरावली के साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उत्तर पश्चिम में आपको हिंदू कुश भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में प्रश्न बन रहा है तो अरावली करेक्ट होगा, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, एसएससी CHSL 2017 का प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 53, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बताइए आप, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, ये बताइए अरावली जो पर्वत श्रेणियां हैं किन किन राज्यों में विस्तृत हैं, ये बताइए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब अरावली श्रेणियों के बारे में एक विशेषता की विश्व की अगर बात करें सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत का उदाहरण तो अरावली है, ठीक है। अरावली का हाईएस्ट पीक की बात करें दोस्तों तो गुरु शिखर है, ठीक है। माउंट आबू की बात करें किस पर्वत श्रेणी पे है तो अरावली पे है, ठीक है, जो जैन मंदिरों के लिए फेमस है, जैसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। उसके बाद अगर अरावली के बारे में बात करें तो इसको भारत में एक अवशेषी पर्वत का नाम दिया गया है, ठीक है। इतनी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था? तो बताइए। देखिए मैंने इसका प्रारंभिक वर्ष बताया था, ठीक है, कब शुरू हुआ था? आर्कियन एज में, ठीक है। लेकिन ये संपन्न कब हुआ? तो दोस्तों कैलिडोनियन युग या तो कैम्ब्रियन युग में, ठीक है। और कैम्ब्रियन युग का ही पार्ट है क्रिटेशियस, जो मैंने आप लोग को डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर आपको कैलिडोनियन युग भी देखने को मिलता है तो ये कैम्ब्रियन बड़ा युग होता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कई सारे आपके पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है, कई सारे इपोज, कई सारे एजेस आ जाते हैं। तो ये मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिलहाल इतना याद रखिए कि कैम्ब्रियन एज में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। और ये देखिए पीसीएस, उसके बाद यूपीपीसीएस कई बार घुमा घुमा के पूछा हुआ प्रश्न है, तो इतना याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 55, भारत के सबसे पुराने पहाड़ या मोड़दार पर्वत श्रेणी का उदाहरण देखें तो कौन सा है? तो बताइए इसमें से। तो दोस्तों देखिए अगर मोड़दार पर्वत कहें या फिर वलित पर्वत कहें तो बात एक ही है, ठीक है।
और भारत का कहे या विश्व का कहे तो आंसर एक ही होना चाहिए, ठीक है। वो आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, कमेंट सेक्शन में सभी लोग एक बार जवाब दीजिए, ठीक है। और आप लोग से मैं कई बार बोल चुका हूँ, जब आप लोग जुड़ते हैं ना तो अपने दोस्तों को भी सेशन शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे अन्य लोगों की लाइफ पे मैं देखता हूँ कि अच्छी खासी भीड़ होती है, ठीक है, लोग आंसर करते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा अगर एक क्राउड होगा, आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है, उसमें करेक्ट आंसर, कुछ और क्वेश्चन, कुछ और सीखेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग ना कमेंट सेक्शन में फालतू चीज़ें कमेंट मत किया कीजिए, एक दूसरे को पिन मत किया कीजिए, ठीक है। जिसने जो आंसर किया, जिसने जो कही, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि हालचाल लेना चाहिए कमेंट सेक्शन में तो ठीक है, एक दो बार पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन उसमें बार बार आपस में बात करना ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है, ठीक है, वो मत कीजिएगा आप लोग। तो इसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों अरावली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख के चलिएगा। देखिए इसका वेटेज कितना है, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस सब में पूछ रखा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 देखिए एक बारी, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती जाती है वह है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों खाली स्थान है। अब इसमें बताना है आपको कि जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वो कौन सी दिशा है, किधर से किधर को, ठीक है। तो ये देखिए बड़े एग्जामों के प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि आपको डिटेल में पता करना होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो उम्मीदन आपको कम पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर उत्तर पूर्व से, यानी कि अगर हम बात करें अरावली की स्थिति का, ठीक है, तो एक बारी मैप के थ्रू समझिएगा, ठीक है। अगर ये भारत है, ठीक है, भारत का कुछ हिस्सा है, ठीक है, तो अगर आप उत्तर पूर्व से, यानी कि यहाँ से, कहाँ से, हरियाणा से इधर को और बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई ना, जैसे मान लीजिए ये माउंटेन सीरीज है तो इसकी चौड़ाई ऐसे बढ़ती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये क्या है साउथ वेस्ट, और ये क्या है नॉर्थ, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जब बढ़ते हैं तो अरावली का जो चौड़ाई है वो बढ़ता है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 57 देखिए, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो बताइए जल्दी से, अरावली और विंध्य की श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है। देखिए मैंने पठार डिस्कस किया था, ठीक है, उस दिन जब मैं विंध्य श्रेणी पढ़ा रहा था, ठीक है। और तो उस दिन मैंने बताया था आपको भानेर के आसपास में एक पठार, ठीक है, तो वो था दोस्तों मालवा का पठार, ठीक है। तो याद रखेंगे अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, मालवा का पठार, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 58 देखिए, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो बताइए जल्दी से बताइए। तो दोस्तों अगर हम प्रश्न नंबर 58 की बात करें, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बृहद हिमालय और पीर पंजाल, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है आपका कश्मीर घाटी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 59 देखिए, ठीक है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, ठीक है। तो जवाब देने का कोशिश कीजिए क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है। तो कुल्लू घाटी दोस्तों देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीपीओ में पूछा है, यूपी लोअर पीसीएस में पूछा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धौलाधर और पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणियां हैं इनके मध्य स्थित है कुल्लू घाटी, ठीक है। तो कभी भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा हमेशा। चलिए प्रश्न नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा सोच में डाल सकता है, लेकिन इसका आंसर वही होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है। तो दोस्तों सह्याद्री पे ही स्थित होगा, ठीक है। तो सह्याद्री का अगर पूछा जाए उच्चतम शिखर कौन सा है, ठीक है, तो वो आपका अनाईमोडी ही होगा अंततः, ठीक है। तो एमपीपीसीएस प्री मतलब देखिए 2006 में पूछा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पे अनाईमोडी दक्षिण भारत का पूछ लिया तो हो गया। वैसे क्या है कलसुबाई, ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाउट अपना क्लियर करके चलिएगा। और अगर अनाईमोडी की बात करें दोस्तों, ये किस पर्वत श्रृंखला पे है, तो अगस्ता मलाई मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ठीक है। और ये दो प्रदेशों के मध्य में स्थित पर्वत है, कौन कौन से, केरल और बताइए तमिलनाडु में, ठीक है। कलसुबाई मैंने बताया था महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक है। कुद्रेमुख कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हमने राइट आंसर की बात कर ली है अनाईमोडी, ठीक है।
और काफ़ी डिटेल में बात कर लिया है। दोदा बेटा पूछे तो दोस्तों ये दक्षिण भारत का सेकेंड हाईएस्ट पीक है, किस पर्वत पे है? तो ये है आपके, बताइए, नीलगिरी पर्वत पे, ठीक है। तो इस तरह से आज का सेशन आपका कंप्लीट होता है और उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप जुड़िए, ठीक है, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और जीएस फोकस का पार्ट बनिए। बाकी यहीं पे ये वीडियो सेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कंटिन्यू सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लेक्चर और एमसीक्यू लेते आएंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए।